स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी-टेट पेपर 2 से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था, संदेशवाहक का क्या काम होता है, नजराना किसे कहते हैं, और मेगास्थनीज जिसने पाटलिपुत्र और मगध के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट का पार्ट 2 है ये। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अशोक एक अनोखा सम्राट, और इसका फर्स्ट पॉइंट है अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अगर है तो वो अशोक है, क्योंकि उसने पूरे भारत पे कब्जा किया था और इसके साथ ही पश्चिमोत्तर भारत पे भी उसने कब्जा किया था। दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों को छोड़ के उसने पूरे भारत पे भी शासन किया था, इसीलिए इसे अनोखा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, और आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के दादा भी दिए जा सकते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकता है और अशोक के दादा भी वहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए आप लोग भ्रमित नहीं होंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले इन्होंने ही अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस शासक ने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो अशोक ने। नेक्स्ट है, इनके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। आपको ध्यान देना है कि वैसे तो इनकी बहुत सारी लिपि में है, जैसे खरोष्टी है हुआ, ग्रीक हुआ, अरमाइक हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि जो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट एक नोट है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर के सांड की मूर्ति जो बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। यही सांड की मूर्ति है जो ये पत्थर से बनाया गया है, और ये मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है, और ये कहाँ से मिला है, तो बिहार के रामपुरवा से, और इसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। चलिए हम लोग फिर अपनी नोट्स की तरफ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पत्थर की मूर्ति है जो मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और जिसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, सांड की मूर्ति जिसे अभी भी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का कलिंग युद्ध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अशोक का जो मन था वो बदल गया। फर्स्ट पॉइंट है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलिंग किसका प्राचीन नाम है, तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से ही जाना जाता था, जो समुद्र तट के किनारे है, इसीलिए इसको तटवर्ती कहा गया है। सेकेंड पॉइंट है, इन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये बात किसने कही थी, तो ये बात अशोक ने कही थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में जो हिंसा और खून खराबा हुई थी उसे देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई थी, और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय लिया था, तो वो अशोक। इसलिए आप लोग इस पॉइंट्स को भी बहुत ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक है कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन अपने अभिलेख में किया है और उसने उस अभिलेख में क्या क्या उत्कीर्ण करवाया है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन करते समय अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सही है या कौन सा गलत है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स है मैंने कलिंग युद्ध के वर्णन से संबंधित वो सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक एक पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो राजा बनने के कितने साल बाद उसने कलिंग विजय की थी? तो 8 साल बाद। यानी कि आपके इस एनसीईआरटी बुक में डेट नहीं दिया गया था, लेकिन 261 बीसी में इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो इस जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें कितने लाख लोग मारे गए थे? तो 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। तो बस ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट्स को। यहाँ पे आप लोगों को 1 की जगह 2 लाख दे देगा, यहाँ पे 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो ये सभी बातें उन्होंने अपने अभिलेख में लिखा था कि जब भी कोई स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं और इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, वो भी युद्ध में मारे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। तो बस एक एक पॉइंट्स को आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट है इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है अब मैंने किसने, यानी कि अशोक ने ये बात कही थी, है धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो धर्म का मतलब होता है धर्म, यानी कि अशोक जो कलिंग युद्ध में खून खराबा देखे और उसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, जिससे उनको भी तृष्णा हो गई और जिसके कारण अशोक ने धर्म पालन करने का निश्चय किया और ये धर्म से संबंधित जो भी बातें थी उसकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि मैं दूसरों को इसकी शिक्षा जरूर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो ये अशोक ने कहा था कि धर्म यानी कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि किसी को अगर बलपूर्वक हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे जिसमें खून खराबा होगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम धर्म का मार्ग अपना और उसके माध्यम से लोगों पे अपना विजय प्राप्त करें। अशोक ने यह अभिलेख भविष्य के लिए लिखे और उसमें यह भी उत्कीर्ण करवाए कि मेरे बाद यानी कि अशोक के बाद अशोक के जो बेटे होंगे या पोते होंगे वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। नेक्स्ट नोट है धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धर्म जो संस्कृत शब्द है उसका वो किसका प्राकृत रूप है? तो धर्म का प्राकृत रूप है। नेक्स्ट टॉपिक है धम्म के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया। तो ये 3 बातें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ये 3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है सीटेड में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए। तो कौन सी बातें हैं वो? तो फर्स्ट है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेकेंड नंबर है बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। और तीसरा नंबर है ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। धर्म के अंतर्गत इन सभी बातों पे काफ़ी जोर दिया गया और तीनों पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का धम्म, जिसका फर्स्ट पॉइंट है अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। तो अशोक का जो धर्म था, धम्म यानी कि धर्म था, उसमें किसी भी देवता की पूजा करना नहीं था और किसी भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है वे अपने धम्म या निर्देश के द्वारा
अपने प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना चाहते थे। बस उनका इतना इच्छा था कि किसी भी मनुष्य के अंदर अच्छे व्यवहार की उत्पत्ति हो। वो अपने प्रजा को अच्छे मनुष्य बनाना चाहते थे, जिसके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक किनके उपदेशों से प्रेरित थे? तो गौतम बुद्ध के उपदेशों से अशोक प्रेरित थे। नेक्स्ट है, इन्होंने धर्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामत के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट नोट है, अशोक के धम्म के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो अशोक के धम्म के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बातें करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक के धम्म के बारे में किसने कहा था कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट एक नोट है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और तथा श्रीलंका में दूत भेजे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजा था? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, ये 4 जगह उसने दूत भेजा था। किसके लिए? तो धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। ऑप्शन में ये 4 जो जगह है, ये जगह का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों जगह का नाम आप लोग याद कर जाइएगा। नेक्स्ट नोट है, अशोक ने अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा दोनों ही बातों को गलत कहा है। तो अशोक ने अपने धर्म की प्रशंसा, अशोक का कहना था कि कोई भी अपने धर्म की प्रशंसा नहीं कर सकता है और न ही कोई दूसरे के धर्म की निंदा ही कर सकता है। ये दोनों बातें अपने आप में गलत है। अशोक ने ये बातें कही। नेक्स्ट एक नोट है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है चीन की दीवार। चीन की दीवार के बारे में इस लेसन में पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य कब था? तो लगभग 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य हुआ था। तो जब मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। तो चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, यानी कि लगभग 2400 वर्ष पहले। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी लगभग 2300 साल पहले और चीन की दीवार बनी थी लगभग 2400 वर्ष पहले। नेक्स्ट है, इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि चीन की दीवार के बनाने का उद्देश्य किन लोगों से रक्षा करना था? तो उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार की बनाने का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट है, 2000 वर्ष तक इसे बनाने का कार्य चलता रहा। तो इसे बनाने का कार्य कब तक चलता रहा? तो 2000 वर्ष पहले इसे बनाने का कार्य चलता रहा। नेक्स्ट है, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। तो यह दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? तो 6400 किलोमीटर लंबी है। और यह किससे बना है चीन की दीवार? तो पत्थर और ईंट से बना है। नेक्स्ट है, हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। तो कितनी दूरी पर इसकी निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं? तो 100 से 200 मीटर की दूरी पर इसकी निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। तो जो चीन की दीवार की ऊपरी सतह है वो सड़क जैसी चौड़ी है। चलिए इसको हम लोग पिक्चर के थ्रू समझ। जो भी आपको ये सभी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चीन की दीवारें हैं।
और लगभग 100 से 200 मीटर यहाँ पे एक बुर्ज बने हुए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ 100 से 200 मीटर की दूरी है, फिर यहाँ पे ये आप लोग देख रहे होंगे बुर्ज बने हुए हैं। और ये जो ये 6400 मीटर लंबा है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना लंबा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और पूरा घूमते हुए ऊपर फिर नीचे की तरफ आया है, फिर यानी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है, यानी कि ये 6400 किलोमीटर लंबा है। और इसको बनाने में 2000 वर्ष इस दीवार को बनाने में लगे हैं। और इस दीवार को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से चीन की रक्षा करना था। चलिए अब हम लोग फिर अपने नोट्स की नेक्स्ट टॉपिक है राज्य और साम्राज्य में अंतर। ये आपके बुक में दिया गया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है उसको हम लोग देख लेते हैं। साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। साम्राज्य में कई राज्य होते हैं। इसको चलाने के लिए राज्य की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। तो जो साम्राज्य होता है राज्य से बड़ा होता है। जैसे कई राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य बनता है। तो राज्यों की तुलना में साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा बड़ी सेना रखनी पड़ती है। तो जितना बड़ा साम्राज्य होगा सेना उतनी ही ज़्यादा संख्या में होगी। और इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर वसूलने के लिए ज़्यादा अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कर वसूलने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आगे की बात। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका संक्षिप्त रूप यहाँ मैंने लिख दिया है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पे 4 विदेशी आक्रमण होते हैं, जिनमें हिंद यवन, शक, पार्थिया या पहलव तथा कुषाण, ये चारों भारत के किस दिशा में अपने वंश की स्थापना की उसका संक्षिप्त रूप यहाँ लिखा गया है। तथा मौर्यों के कौन कौन से देशी उत्तराधिकारी हुए, जैसे में शुंग, कण्व, सातवाहन तथा वाकाटक, इन सभी का भी संक्षिप्त रूप यहाँ पे लिखा गया है। तथा चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ उसकी जगह पर और दूसरे जगह पे भी नए राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। हिंद यवन कहाँ पे शासन किए थे? तो वो पश्चिमोत्तर भारत में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा था। हिंद यवन जो थे वो पंजाब के क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किए थे तथा साकल को अपनी राजधानी बनाई थी। और हिंद यवन में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। और हिंद यवन भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। इससे पहले भारत में आहत सिक्के का प्रचलन था, जिसे ठप्पा मार के बनाया जाता था। तो चलिए हम लोग उन सिक्कों को देख लेते हैं कि हिंद यवन कैसा सिक्का चला। हिंद यवन का सिक्का है जो सोने का बना हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नाम मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। हिंद यवन जो था वो यूनान का रहने वाला था और उसने हमारे भारत पे आक्रमण किया। उसके बाद शक आक्रमण किए हमारे भारत पे। और जो मध्य एशिया के रहने वाले थे, शक जो थे 5 बार भारत पे आए थे। जब सबसे पहली बार वो शक हमारे भारत पे आए तो वो बैक्टीरिया के क्षेत्र में बस गए। दूसरी बार जब आए तो वो पंजाब के क्षेत्र में बसे। तीसरा बार जब वो आए तो मथुरा के क्षेत्र में बसे। चौथा बार जब वो आए तो गुजरात के सौराष्ट्र में बसे। तथा पंचम बार जो आए थे, वो 5वां बार जब वो आए थे तो ऊपरी दक्कन में वो बस गए। शक के जितने ग्रुप थे उनमें से सौराष्ट्र के क्षेत्र में जो शक बसे थे वे सबसे लंबे समय तक सौराष्ट्र के क्षेत्र पर शासन किए थे। और जो शक का सबसे प्रसिद्ध राजा था वो रुद्रदामन प्रथम था, जो भारतीय इतिहास में काफी प्रसिद्ध था। तो वो कहाँ कहाँ बसे थे? तो पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पे, यानी कि बैक्टीरिया के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, मथुरा, गुजरात और ऊपरी दक्कन में ये बसे हुए थे। नेक्स्ट है इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे।
जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शक लोग 5 बार भारत पे आए थे और वो करीब 500 वर्ष तक टिके भी रहे, और जब तब तक टिके रहे जब तक गुप्त शासकों ने शक शासकों को पराजित नहीं किया। तो नेक्स्ट है, शकों के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। तो शकों के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे। आपके बुक में शकों के बाद कुषाण दिया हुआ है, लेकिन शक के बाद जो थे वो पार्थिया या पहलव आए थे। तो आपके बुक में नहीं दिया गया था, इसलिए इसमें मैंने नोट में मेंशन नहीं किया है। शकों के बाद कुषाण आए थे, आपके बुक में दिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ शकों के बाद कुषाण लिख दिया है। वो कितने वर्ष पहले आए थे कुषाण? तो शक के बाद कुषाण लगभग 2000 वर्ष पहले आए थे। नेक्स्ट है, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की। तो जब 4 विदेशी आक्रमण तो हुए, विदेशी आक्रमण में फिर मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले हिंद यवन आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद में पार्थिया या पहलव आए, उसके बाद कुषाण आए। लेकिन जो मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी हो गए वो पुष्यमित्र शुंग हुआ। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्यों के सेनापति थे और उन्होंने अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो जब शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, कहाँ पे? तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में। तो ये हो गए मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। तो यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो जब तक गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई तब तक शुंगों के बाद कण्व आए थे, कण्व वंश की स्थापना हुई, उसके बाद में सातवाहन हुए, उसके बाद में वाकाटक वंश हुआ। तो वाकाटक वंश भी 1700 वर्ष पहले ही आए थे। तो जिस समय गुप्त साम्राज्य आए थे उसी समय वाकाटक वंश भी आया था। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में शासन कर रहे शकों के यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। तो पश्चिम भारत में शासन कर रहे शक, यानी कि शक जो थे वो पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे। हम लोगों ने शक के बारे में भी पढ़ा है कि वो पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत में ही अपने साम्राज्य की स्थापना किए थे और वो 5 बार आए थे। लेकिन जो शक जो पश्चिम भारत में शासन कर रहे थे और यहाँ पे जो सातवाहन वंश थे, शक जो थे वो विदेशी थे जो मध्य एशिया से आए थे, लेकिन सातवाहन जो था वो मौर्यों का देशी उत्तराधिकारी था। तो उन दोनों में युद्ध होना स्टार्ट हुआ। जिस समय शक हमारे पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे उसी समय पश्चिमी तथा मध्य भारत पे सातवाहन भी शासन कर रहे थे और इन दोनों के कई युद्ध भी हुए थे। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। तो सातवाहन राज्य भी 400 सालों तक टिका रहा और सातवाहन वंश के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत पर वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। जिस समय गुप्त वंश की स्थापना हुई थी उसी समय वाकाटक वंश का शासन भी स्थापित हुआ था मध्य तथा पश्चिमी भारत पे। पश्चिमी भारत का बहुत ही फेमस ये वंश था और कहा जाता है कि इससे समुद्रगुप्त ने भी टक्कर नहीं लिया था। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने देखा कि पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत में किस किस वंशों का शासन हुआ मौर्यों के बाद। लेकिन उसके बाद दक्षिण भारत में किस किस वंश का शासन हुआ उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांडे का शासन रहा। चोल, चेर और पांडे की चर्चा जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। लेकिन ये जो चोल, चेर, पांडे थे वस्तुतः ये उस समय राज्य नहीं थे, ये जंगली राज्य थे और जिनके साथ अशोक का मित्रवत व्यवहार भी था। वस्तुतः अशोक के समय ये राज्य जंगली जातियों का राज्य था जो पहाड़ों पर रहा करते थे और जिन्हें महापाषाणी कहा गया क्योंकि ये मुर्दों के ऊपर ये भी बड़े बड़े पत्थर खड़ा कर दिया करते थे। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी महापाषाणी के बारे में पढ़ा है। और जब 200 BC के आसपास ये पहाड़ों से उतरकर मैदान में आए और 3 राज्यों की स्थापना की। तमिलनाडु के क्षेत्र में वो चोल के राज्य की, मदुरई के क्षेत्र में पांडे तथा केरल के क्षेत्र में चेर का शासन स्थापित हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो चोल चेर पांड्य के बाद में दक्षिण भारत में पल्लव और चालुक्य, ये सबसे बड़े दो राज्यों की स्थापना हुई। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों सीटेट के लिए। दोनों पल्लव और चालुक्य के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में हम लोग फिर आगे के चैप्टर में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि इन वंशों की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी। ये सातवाहन वंश है जो पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों पे इन्होंने शासन किया था और ये ज़्यादा दिन तक टिके थे। और टिके इसलिए थे क्योंकि भारत के बीचों बीच यहाँ पे विंध्याचल पर्वतमाला है, जिसके कारण हर एक आदमी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। और नीचे देखिए यहाँ पे चालुक्य का साम्राज्य था और ये पल्लव का, ये दोनों हमेशा एक दूसरे का अतिक्रमण करते रहते थे। और नीचे जो दक्षिण भारत में चोल चेर और पांडे, ये जब पांडे जो थे मथुरई के क्षेत्र में बसे हुए थे। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं फिर अपनी नोट्स की तरफ। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे जिसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। एक और प्रश्न बनता है कि कई राजा और राज्यों के बारे में जानकारी हमें किन चीजों से मिलती है? तो सिक्कों से, पांडुलिपियों से तथा पुस्तकों से ये मिलती है। ऑप्शन में सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों, ये तीन आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे कृषि का प्रचार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ? तो कृषि का प्रचार हुआ, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योग तथा व्यापार में भी प्रगति हुई। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार लोग जंगलों में रहा करते थे, धीरे धीरे किस प्रकार कृषि का विकास हुआ, करते करते नगरों का भी विकास हुआ। और आज हम लोग देख रहे हैं कि राजा है, राजधानियां है, सभी चीज धीरे धीरे प्रगति हो रही है, धीरे धीरे नए शहरों का भी विकास स्टार्ट हो गया। उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज व्यापारियों ने की तथा पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज किसने की थी? तो जमीन के रास्तों की खोज व्यापारियों ने की थी। अब व्यापार स्टार्ट हो गया। अब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाके व्यापार करना स्टार्ट कर दिए तथा पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्तों की भी खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट है मंदिरों, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। अब धीरे धीरे लोग मंदिर बनवाने लगे, स्तूपों का निर्माण भी होने लगा और कई अन्य इमारतों का भी निर्माण स्टार्ट हो गया। हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश में बहुत सारे इमारतों, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण हुआ है। उससे पहले हम लोग चोल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। तो धीरे धीरे बहुत सारे विकास स्टार्ट हो गए। यह सारी चीजें साथ साथ हो रही थी। धीरे धीरे लोग अपने वंश की स्थापना भी कर रहे थे और साथ ही साथ ये सभी चीजें भी होती जा रही थी। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।